अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अज़ीज़ दोस्तों, साथियों, मैं मोहम्मद शहज़ाद खान आप तमाम ही का अपने चैनल स्टडीज़ में खैर मकदम करता हूँ। आप तमाम ही का तहे दिल से इस्तक़बाल करता हूँ। उम्मीद करता हूँ आप तमाम ही खैर आफियत से होंगे और खुश खुर्रम ज़िंदगी गुजार रहे होंगे। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ ये पेपर सीरीज़ आपको पसंद आ रही होगी और इससे आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी कि एग्ज़ाम में कि किस तरह के सवाल आपसे पूछे जाते हैं और पूछे जाते रहे हैं। इसके अलावा डेली 8 बजे क्लास आती है, आप उस क्लास को अटेंड करें ताकि आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो। और रहा टीचिंग मेथड का सवाल, तो इंशाल्लाह बहुत जल्द उसकी भी क्लासेस स्टार्ट की जाएंगी। आज जो हम आपके लिए लेकर आए हैं वो है पेपर 2015 का। लेवल है सेकंड और ज़बान भी है सेकंड, यानी लेवल सेकंड का दूसरी ज़बान का उर्दू का ये पेपर है। और हम इस पेपर को सॉल्व कर आपको बताएंगे कि किस तरह से इसके जवाबों के आंसर क्या क्या, किस तरह से सवाल पूछे जाते हैं और क्या क्या इनका आंसर आपको देने हैं। इस सेक्शन में 30 सवाल दिए गए हैं, तमाम सवालात के जवाब ज़रूरी हैं। आइए शुरू करते हैं पेपर, जैसा डेली हम शुरू करते हैं। सवाल नंबर 61, सिन्फ़ क़सीदा किसकी ईजाद है? तुर्कों की, हिंदुस्तानियों की, ईरानियों की या अरबों की? सबसे पहली बात, क़सीदा जो लफ्ज़ है दोस्तों, क़सीदा जो लफ्ज़ है ये बना है क़सद से। किससे बना है? क़सद से। क़सद कौन सी ज़बान का लफ्ज़ है दोस्तों? क़सद अरबी ज़बान का लफ्ज़ है। तो जाहिर सी बात है क़सीदा भी किसकी ईजाद होगी? अरबों की ही ईजाद होगी। क़सीदा बना है क़सद से। क़सद का मतलब होता है गाढ़ा मगज़, और क़सीदा जो सिन्फ़ है ये अरबों की ही ईजाद है। सवाल नंबर 62, शेर के तोलने के अमल को क्या कहते हैं? एक शेर को तोलने का अमल होता है, उस अमल को क्या कहते हैं? ज़िहाफ़, तलमीह, तख्ती या तशबीहा? तशबीहा होगा नहीं, ये सनअत है। तलमीह होगा नहीं, ये भी सनअत है। आप ज़िहात और तख्ती में क्या हो सकते हैं? कंफ्यूज हो सकते हैं, लेकिन आपको कंफ्यूज नहीं होना है, याद रखना है। सही जवाब क्या है दोस्तों? सी, तख्ती। शेर के तोलने को क्या कहलाता है? शेर को मीटर में लिखाने को, एक बहर में सेट करने को, जो प्रक्रिया है, जो प्रोसेस है, वो क्या कहलाता है? तख्ती ही कहलाता है। क्या कहलाता है? तख्ती है। अभी जब आपको गज़ल वाला टॉपिक पढ़ाया जाएगा, शेर वाला पढ़ाया जाएगा, तो उसमें इस चीज़ को और क्लैरिफाई कर दिया जाएगा। सवाल नंबर 63, उर्दू ज़बान का रस्म ख़त कौन सा है? उर्दू ज़बान का रस्म ख़त कौन सा है? अरबी, फ़ारसी, तुर्की या ईरानी? अरबी, फ़ारसी, तुर्की या ईरानी? ईरानी और तुर्की तो कोई है ही नहीं, आप कंफ्यूज हो सकते हो अरबी और फ़ारसी से। आपको पता होगा फर्स्ट क्लास में ही, पहली क्लास में हमने बताया था, उर्दू का जो रस्मुल ख़त है उस रस्मुल ख़त का नाम है दोस्तों ख़त-ए नस्तालीक। ख़त-ए नस्तालीक। अब ये नस्तालीक भी दो ख़त से मिलकर बना है। एक बना है दोस्तों नस्ख़ से और एक बना है तालीक से। ठीक है, नस्ख़ और तालीक दोनों मिलाकर क्या बना है? नस्तालीक बना है। नस्ख़ जो है वो अरबी ज़बान से लिया गया है, तालीक जो है वो अरबी ज़बान से फ़ारसी ज़बान से लिया गया है। अरबी और फ़ारसी दोनों के ख़त को मिलाकर जो बना गया है उसी को नस्तालीक कहा गया। ठीक है, लेकिन फिर भी जब बात आती है रस्म ख़त की किससे लिया गया है, तो अरबी से नहीं लिया गया है, बल्कि किससे लिया गया है दोस्तों? फ़ारसी से लिया गया है। और ये क्लास में हमने पूरा डिटेल में समझाया था कि फ़ारसी से किस तरह और कैसे लिया है। तो जब आपसे सवाल पूछा जाए उर्दू का रस्म ख़त कौन सा है, तो आप क्या जवाब देंगे दोस्तों? फ़ारसी का है। और नाम क्या है रस्म ख़त का? तो आप बताएंगे नस्तालीक, ख़त-ए नस्तालीक है। ठीक है, अगला सवाल, सवाल नंबर 64, मंदरजा झेल में इल्म बयान से ताल्लुक़ कौन सा लफ्ज़ है? तकरार, तज़ाद, तजनीस या तशबीहा?
ये सब क्या है? सनअत है। ये क्या है? इल्म बयान है। जब आपको इल्म बयान का टॉपिक पढ़ाया था तब आपको बताया था कि इल्म बयान के कितने पार्ट्स होते हैं दोस्तों। 4 हिस्सों में इसको तकसीम किया जाता है, जिसमें एक होता है तशबीहा, और दूसरा होता है इस्तिआरा, तीसरा होता है मिजाज मुरसिल, और चौथा होता है किनाया। क्या होता है दोस्तों? किनाया। तशबीहा, इस्तारा, मिजाज मुरसल और किनाया, ये आपको बताया तो मैंने 4 हिस्सों में तकसीम किया जाता है। तो इल्म बयान से ताल्लुक़ रखने वाला लफ्ज़ कौन सा है दोस्तों? सिर्फ तशबीहा है, डी। ये तीनों नहीं है। सही आंसर क्या है? डी है। चलिए अगला सवाल देखिए। सवाल नंबर 65। मतला के फ़ौरन बाद आने वाले शेर को जिसके दोनों मिसरे हम काफ़िया और हम रदीफ़ होते हैं कहते हैं। पहली बात, मतला कहते किसे हैं? गज़ल का पहला शेर जिसमें दोनों मिसरों में काफ़िया और रदीफ़ दोनों क्या हों? एक जैसे हों, हम रदीफ़ हम काफ़िया हों, यानी समान हो, तो वो शेर क्या कहलाता है? मतला कहलाता है। अब बताइए दूसरा शेर भी अगर ऐसा आ जाए कि उसका भी रदीफ़ और काफ़िया हम रदीफ़ हों, तो क्या कहलाएगा? मख्ता कहलाएगा, बैतुल गज़ल कहलाएगा, हुस्न मतला कहलाएगा, या दुलख्त कहलाएगा? दुलख्त कोई वर्ड है ही नहीं, इसको तो भूल जाइए। मख्ता किसे कहते हैं? गज़ल का आखिरी शेर जिसमें शायर अपना तखल्लुस इस्तेमाल करता है वो मख्ता कहलाता है, यानी ये इसका आंसर नहीं है। बैतुल गज़ल का वो सबसे अच्छा शेर जो पूरी गज़ल ले जाता है, यानी जिस एक शेर से पूरी गज़ल क्या हो जाती है? मकबूल हो जाती है, मारूफ़ हो जाती है। वो अच्छा वाला शेर जो सबसे ख़ास शेर गज़ल का माना जाता है, सबसे खूबसूरत शेर को क्या कहते हैं? बैतुल गज़ल कहा जाता है, यानी ये भी इसका आंसर नहीं है। हुस्न मतला किसे कहते हैं? यानी गज़ल का पहला शेर मतला कहलाता है और मतला के बाद एक मतला और आ जाए उसे क्या कहते हैं? हुस्न मतला कहते हैं। इसे मतला सानी भी कहते हैं दोस्तों। क्या कहते हैं इसे? मतला सानी भी कहा जाता है। चलिए अगला सवाल देखिए। सही जवाब क्या है? सी है। अब जो सवाल के जवाब देने हैं उसको कैसे देने हैं दोस्तों? पैसेज को पढ़कर देने हैं। पैसेज पढ़ते हैं पहले। दर्ज झेल इक़्तिबास को पढ़कर दिए गए सवालात 66 से लेकर 70 तक के जवाब दीजिए। लोकगीत उन गीतों को कहते हैं जो आवाम में बहुत मकबूल होते हैं और जिन्हें अक्सर आवाम ही गाते हैं। ये गीत छपी हुई किताबों में कम मिलते हैं या एक नस्ल से दूसरे नस्ल तक पहुँचते रहते हैं। लोकगीत अवामी जज्बात, उमंगों और तजुर्बों पर मबनी होते हैं। लोकगीत ऐसे सुरीले होते हैं कि पूरे बोल समझ में ना आए फिर भी सुनने को जी चाहता है। मिली जुली अनजानी कोशिशों से पैदा होने वाले इन गीतों में हर शख्स के लिए अपनायत और प्यार होता है। इसलिए ये गीत आसानी से याद हो जाते हैं। इनकी ज़बान और ख़याल दोनों सादा होते हैं। कैसे होते हैं? सादा होते हैं। जहाँ तक लोकगीत है वहाँ ज़िंदगी है, प्यार है। चांदनी रातों में बचपन की सखियाँ, चूड़ियों की खनक और पायलों की झनकार है। लोकगीत में देहात और कस्बात की ज़िंदगी के सारे रंग साफ नज़र आते हैं। लोकगीत यूँ तो हर ज़बान में होते हैं, लेकिन शुमाली हिंदुस्तान की ब्रज भाषा, अवधी और भोजपुरी गीत गाए जाते हैं। आवाम में उनकी मकबूलियत बहुत है। ये शायद 7वीं या 8वीं क्लास का चैप्टर है दोस्तों, जान पहचान का, जो RBC में बुक चलती है। जान पहचान का ये है, चैप्टर से लिया गया है। अगर आप चैप्टर याद नहीं भी होता तो भी आप इसको ढंग से पढ़ के अगर जवाब देना चाहें तो ईजिली दे सकते हैं। तो मेरी तो यही राय है, अगर आप पार्ट ना पढ़ के टाइम ख़राब ना करें मेरी नज़र में, फिर भी अगर टाइम हो आपके पास तो आप बेटर है बुक्स को एक बार पढ़ लीजिएगा। अब बात आती है दोस्तों इनका जवाब देने की। पैसेज को ढंग से पढ़ें। पहले क्या करें? सवाल पढ़ें, उसके बाद पैसेज को, सवाल पढ़ लें पहले, उसके बाद पैसेज को पढ़ेंगे तो इजीली आपको क्या मिल जाएंगे? जवाब मिल जाएंगे और आपका 2 बार टाइम ख़राब नहीं होगा। ठीक है, चलिए अब पढ़ते हैं बारी बारी सवाल। यही वाला पैसेज है ना, अभी 2021 में जो पेपर हुआ दोस्तों उसमें यही वाला पैसेज वापस आया था, पता है आपको, इसी चैप्टर से। सवाल नंबर 66। लोकगीतों को आवाम गाते हैं और पसंद करते हैं, नापसंद करते हैं, सुना नहीं करते या किताबों में छपवाते हैं।
लोकगीत ना किताब में छपते हैं, ना ही लोग इन्हें सुना पसंद नहीं करते हैं, ना ही नापसंद करते हैं, बल्कि लोकगीत को लोग गाते हैं और क्या करते हैं, पसंद करते हैं। छोटे बच्चों का सवाल है, जवाब क्या होगा दोस्तों? ए इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला सवाल, सवाल नंबर 67। लोकगीतों की मकबूलियत का सबब नहीं है, यानी फेमस नहीं है, क्यों नहीं है वो बताना है बस। ये एक नस्ल से दूसरी नस्ल तक पहुंचते हैं, बिल्कुल सही बात है। लोकगीत अवामी जज्बात, उमंगों और तरंगों पर मबनी होते हैं, बिल्कुल सही बात है। इन गीतों में हर शख्स के लिए अपनाइत और प्यार होता है, बिल्कुल सही बात है। ये गीत अवाम में नामकबूल होते हैं, बिल्कुल गलत बात है। ये अवाम में क्या होते हैं? मकबूल होते हैं, बहुत फेमस होते हैं। सही जवाब क्या है दोस्तों? डी। सवाल नंबर 68। देहात और कस्बात अल्फाज आपस में क्या हैं बताना है। एक दूसरे के मुतज़ाद हैं? नहीं, उल्टा पुल्टा नहीं है। आपस में मुज़क्कर मुअन्नस है? बिल्कुल नहीं है। एक दूसरे के मुतरादिफ हैं? बिल्कुल सही है। आपस में वाहिद और जमा है? नहीं, बिल्कुल नहीं है। सही जवाब क्या है दोस्तों? देहात और कस्बात। देहात बना है गांव से, कस्बे को भी गांव को ही कहते हैं, गांव का बड़ा वाला हिस्सा, गांव से थोड़ा बड़ा, वो भी कस्बा कहलाता है। कस्बात उसकी जमा है। तो देहात और कस्बात दोनों क्या हैं? एक दूसरे के मुतरादिफ हैं, यानी पर्यायवाची हैं। सही जवाब क्या है दोस्तों? सी। सवाल नंबर 69। अवाम में आया हुआ लफ्ज़, इबारत में आया हुआ लफ्ज़ अवाम है। अवाम लफ्ज़ क्या है जो इबारत में आया था? जमा है, वाहिद है, ज़मीर है या सिफत है? अवाम किसे कहते हैं दोस्तों? अवाम कहते हैं लोगों को। अवाम कहते हैं लोग, जिसे हिंदी में क्या कहते हैं? प्रजा कह सकते हैं, नागरिक कह सकते हैं, ठीक है, कुछ भी आप इसे लफ्ज़ कह सकते हैं। जनता कह सकते हैं, जनता। तो ये क्या है अपने आप में? वाहिद है? नहीं। ज़मीर है? नहीं। सिफत है? नहीं। सही जवाब क्या है दोस्तों? जमा। अवाम क्या है? जमा, अपने आप में एक जमा लफ्ज़ है, लेकिन लिखा किस में जाता है? इसम के वाहिद हिस्से में लिखा जाता है, इसे इसमें जमा भी आप कह सकते हैं। अगला सवाल क्या है दोस्तों? सवाल नंबर 70। लोक गीतों की ज़बान और ख़याल होते हैं। लोकगीत गाए जाते हैं, पेचीदा होते हैं, सादा होते हैं, मसनूई होते हैं या मुश्किल होते हैं। पेचीदा नहीं होते, मुश्किल भी नहीं होते। मसनूई का मतलब होता है दोस्तों बनावटी। मसनूई का मतलब क्या होता है दोस्तों? बनावटी, उसे कहते हैं मसनूई, जिसे हिंदी में अप्राकृतिक कहते हैं। क्या कहते हैं? अप्राकृतिक। बनावटी होते हैं? बिल्कुल नहीं। कैसे होते हैं? सादा। कैसे होते हैं? सादा होते हैं, बिल्कुल आम आदमी को सुनता है और पसंद करता है। बिल्कुल गांव के, देहात के लोग इसे गाया करते हैं, पसंद करते हैं। तो जाहिर सी बात है, मुश्किल होने का काम इसमें नहीं है। जवाब क्या होगा? बी, सादा। लोकगीत की ज़बान और ख़याल कैसे होते हैं? सादा होते हैं। अगला सवाल पढ़ने से पहले आपको क्या करना होगा दोस्तों? नज़्म का एक टुकड़ा पढ़ना होगा और बाद में उसका आंसर देने होंगे। दर्ज झैल नज़्म के तहत सवालात के जवाब दें 71 से 75 तक। सुनो प्यारे बच्चों, मैं हूँ एक कलम, समझना न तुम मेरे रुतबे को कम। करोगे अगर क़द्र मेरी सदा, तो समझोगे तुम है मेरी शान क्या। मैं शाहों से भी तुमको मिलवाऊँगा, जो चाहोगे मैं तुमको दिलवाऊँगा। मैं दिलवाऊँगा तुमको ऊंचा मकाम, तुम्हें नामवर करना है मेरा काम। मेरी बात सुन रखो बच्चों ज़रूर, बहुत रोओगे मुझसे होगे जो दूर। बहुत रोओगे मुझसे होगे जो दूर। पढ़ लिया आपने? चलिए अब आते हैं सवालात के ऊपर। सवाल नंबर 71। वीडियो को पॉज कर लीजिए, सवाल पहले पढ़ लीजिए, उसके बाद जवाब देने की कोशिश कीजिए। और आंसर देते वक्त इसका आंसर जब आप याद हो, ABCD जो भी हो, तो पहले सवाल का नंबर लिखें 71, उसके बाद लिखें ABCD, तो ज़्यादा बेटर होगा। नीचे कमेंट बॉक्स चालू है, लाइव चैट में आप इसका जवाब दे सकते हैं। दर्ज बाला नज़्म के अशार की हैयत किस हैयत में लिखे गए हैं? मसनवी में, कसीदे में, गज़ल में या मरसिए में? मरसिया तो मातम के लिए लिखा जाता है और मरसिया मुसद्दस फॉर्म में लिखा जाता है, जिसमें 6 मिसरे होते हैं। मसनवी में नहीं, कसीदे में नहीं, कसीदा मुखम्मस में लिखा जाता है ज़्यादातर, मुसद्दस में भी लिखे गए हैं। ये कौन सा फॉर्म है दोस्तों? गज़ल का फॉर्म है। कौन सा है? गज़ल का फॉर्म है। दो शेर हैं और इसमें रदीफ़ काफ़ी की तकरार कंटिन्यू पाई गई है। तो यहाँ पर कौन सा फॉर्म दोस्तों? सी इसका क्या है? सही जवाब है। सवाल नंबर 72। मैं दिलवाऊँगा तुमको ऊंचा मकाम, सी शायर की क्या मुराद है? शायर कौन सा ऊंचा मकाम दिलाना चाहता है? कलम के ज़रिए ज़मीन और जेवर का मालिक बनाना,
नहीं। मुआशरे में महज़्ज़िब और तालीम याफ्ता होना, जी हाँ। दिखावे की शान व शौकत, नहीं। अच्छी नौकरी, नहीं। हालांकि अच्छी नौकरी देखो दिलवाएगा, अगर इंसान कलम से जब पढ़ ली जाए अच्छी नौकरी मिल जाएगी, ज़मीन ज़ेवर का मालिक भी बन जाएगा, ये भी सही है, ये भी सही है। दिखावे की शान व शौकत, बस ये चीज़ गलत हो सकती है। लेकिन लफ्ज़ क्या है यहाँ पर, मुआशरे में महज़्ज़िब और तालीम याफ्ता होना। एक होता है दोस्तों मज़हब, देखिए दोनों लफ्ज़ को आज ढंग से समझिए। एक होता है मज़हब और एक होता है महज़्ज़िब। इन दोनों लफ्ज़ में क्या है, फ़र्क है। लोग सिर्फ मज़हब पढ़ लेते हैं, सोचते हैं बाद में क्रिश्चियन नहीं है। एक होता है मज़हब, मज़हब का मतलब होता है धर्म, मज़हब का मतलब होता है धर्म। एक होता है मुहज़्ज़िब, मुहज़्ज़िब का मतलब होता है सभ्य, एक सभ्य नागरिक होता है ना। तो अगर कलम क्या बनवाएगा इंसान को, एक सभ्य नागरिक बनाएगा और तालीम याफ्ता पढ़ा लिखा इंसान बनाएगा कलम अपने ज़रिए, तो बताइए ये ऊँचा मकाम है? बिल्कुल। समाज में एक सभ्य नागरिक होना भी बहुत ऊँचा मकाम है। पैसा होना, ज़मीन ज़ोरू होना, सब चीज़ अलग बात है। ज़मीन ज़ेवर का मालिक होना अलग बात है, लेकिन इंसान सभ्य नागरिक बनेगा, उससे बड़ा मुकाम कुछ भी नहीं हो सकता कि लोग उसे इज़्ज़त की नज़र से पहचानें। पैसा तो चोरों के पास भी होता है, लेकिन उनकी इज़्ज़त नहीं होती। सवाल नंबर 73, कलम अपने आप को दुनिया का बादशाह क्यों कहता है? कलम कहता है मैं दुनिया का बादशाह हूँ, क्यों कहता है? कलम की तख्लीक अल्लाह ने अपने हाथ से की है। तो दोस्तों अल्लाह ने तो पूरी कायनात बनाई है, नई बात तो नहीं है। कलम से बड़ा, कलम सबसे बड़ा होता है? नहीं, कलम से बड़ा ही बहुत कुछ है दुनिया में। दूसरे बादशाह कलम की कदर नहीं करते, दुनिया कलम से छोटी है? नहीं, दूसरे बादशाह कलम की कदर नहीं करते और इसलिए कलम अपने आप को क्या कहता है, बादशाह कहता है। क्या कहता है? बादशाह कहता है। सही जवाब क्या होगा दोस्तों? सी। काफिया नहीं है, काफिया नहीं है। दिलवाऊं, सुनवाऊं, दिलवाऊं और शाहों से, मैं दिलवाऊंगा तुमको ऊंचा मुकाम। देखो सी में और ए में दोनों में एक ही वर्ड हैं, तो आप इसको ए भी मान सकते हैं और सी भी मान सकते हैं। शाहों से तो नहीं है। काफिया किसे कहते हैं? आइए सवाल के ऊपर चलते हैं वापस। देखिए ये है गज़ल का पहला मिसरा, ये है गज़ल का दूसरा मिसरा, ठीक है। आखिरी जो लफ्ज़ होता है, आखिरी जो लफ्ज़ होता है ये क्या कहलाता है दोस्तों? रदीफ़। क्या कहलाते हैं? रदीफ़। और उससे जस्ट पहले वाला जो लफ्ज़ होता है वो क्या कहलाता है? काफ़िया। क्या कहलाता है? काफ़िया। तो यहाँ पर रदीफ़ की तकरार तो नहीं है, बल्कि बार बार काफ़िया की तकरार की गई है और काफ़िए की तकरार से ही गज़ल बनती है। यहाँ लिखा है एक कलम, यहाँ बनाए कम, तो कलम और कम दोनों एक जैसी आवाज़ है, तो ये दोनों क्या है? काफ़िए हैं। क्या है? काफ़िए हैं। सदा और क्या दोनों काफ़िए हैं। मिलवाऊँगा, दिलवाऊँगा, ये भी काफ़िए हैं। मकाम और काम ये भी वाक़े हैं। ज़रूर और जो दूर ये भी क्या हैं? काफ़िए हैं। तो यहाँ पर कौन सा लफ्ज़ नया था दोस्तों? दिलवाऊँगा। ये किस में आता है? काफ़िया में। और यही सवाल नीचे आपसे पूछा गया था सवाल नंबर 74 में। इसके अलावा और कोई सवाल, उसके अलावा कोई लफ्ज़ इसमें था नहीं। ये दिलवाऊँ नहीं बल्कि दिलवाऊँगा था। अगर सी में दिलवाऊँगा था तो सी करेक्ट है, ए में है तो ए करेक्ट है, ठीक है, दोनों सेम ही थे। सुनवाऊँ और चाहों से नहीं था। अगला लफ्ज़ देखिए, सवाल नंबर 75, बहुत रोओगे मुझसे होगे जो दूर, मिस्र में कलम के क्या जज्बात हैं? कलम क्यों कहता है मुझसे दूर होने पर तुम रोने लग जाओगे? क्यों कहता है? मुझे नज़रअंदाज करने वाला मालदार ना होगा, पैसे वाला नहीं होगा, बात तो सही है। मेरी इज़्ज़त ना करने वाला इज़्ज़त पाएगा, ये गलत बात है। मेरी नाकदरी करने वाला परेशान हाल रहेगा, यही इसका क्या है? आंसर है। मेरे रुतबे को कम समझने वाला ज़्यादा रुतबा पाएगा, ये भी बात गलत है। यानी जो कलम की कदर नहीं करता है वो हमेशा क्या रहेगा? परेशान हाल रहेगा। इसलिए दोस्तों सी क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर होगा। सवाल नंबर 76, तलबा की तफ़हीम की जांच के लिए ज़रूरी है। तफ़हीम किससे बना है दोस्तों? फ़हम से। तफ़हीम किससे बना है दोस्तों? फ़हम से। फ़हम का मतलब समझ। तलबा की समझ की जांच करने के लिए क्या ज़रूरी है? किताब बंद करवाकर पढ़ी गई इबारत से सवाल किए जाएं। अगर ऐसा किया जाए, किताब बंद कर दी जाए और सवाल पूछे जाएं, तो उससे पता लग जाएगा कि बच्चों ने समझा कि नहीं समझा। ये बात सही है। आगे देखिए,
बग़ैर सवाल जवाब के तदरीस शुरू कर दी जाए, ये बात गलत है। पहले कुछ सवाल जवाब किए जाएँ, बच्चों को राग़िब किया जाए, बच्चों को क्लास में आमादा किया जाए, उसके बाद ही पढ़ाया जाए। पढ़ाए गए सबक को दोबारा पढ़ाया जाए, ये भी बेवकूफ़ी एक तरह की। दोबारा नहीं पढ़ाना चाहिए, बल्कि सबक का इयादा करना चाहिए। कुछ सवालात पूछने चाहिए, सबक को कनेक्ट करना चाहिए, ना कि सबक को 2 बार पढ़ाना चाहिए। तख्ता स्याह का इस्तेमाल ना किया जाए, ब्लैक बोर्ड का इस्तेमाल ही नहीं किया जाए, ये बात भी गलत है। तो सही क्या है दोस्तों? ए क्या है इसका सही आंसर है। अगर बच्चों की समझ चेक करनी है तो क्या करेंगे, किताब बंद करवा दी जाए ताकि बच्चा उसमें से नकल ना करे, देखे नहीं, और बाद में बच्चों से सवाल किए जाएँ कि हमने जो पढ़ाया है क्या आप उनको समझे या नहीं, फिर सवाल किया जाए। तो यही तरीका क्या है, सही है बच्चों की समझ को, तफ़हीम को चेक करने के लिए। सवाल नंबर 77, इस्तेहसान शअर के ज़रिए, इस्तेहसान कहते हैं शौक़ को, पसंद को, शेर को पसंद करने के लिए, बच्चों में शेर को पसंदीदगी के शौक़ बढ़ाने के लिए क्या करना चाहिए? बच्चों में शेर पढ़ने का शौक़ जागे, शेर को पढ़ने पढ़ाने का शौक़ जागे, इसी चीज़ को करने के लिए क्या करना चाहिए? बुलंद ख़वानी कराई जाती है, वो तो सभी के लिए कराई जाती है। मुहासिन शेर की शनाख्त के लिए तलबा से सवाल किए जाते हैं, हो सकता है। खामोश खानी का हुक्म दिया जाना चाहिए, नहीं, बच्चा चुपचाप रहेगा तो शौक़ आएगा नहीं। तलबा से शेर सुने जाते हैं, ये भी हो सकता है। ये भी जवाब सही है दोस्तों। मुहासिन शेर की शनाख्त के लिए तलबा से सवाल किए जाते हैं, जो शेर हम पढ़ा रहे हैं उससे रिलेटेड बच्चों से सवाल किए जा सकते हैं, तो बच्चों में क्या होगा, उसका शौक़ जागेगा। और सबसे बेहतर और सही ऑथेंटिक जो जवाब माना गया है वो है तलबा से शेर सुने जाते हैं, तलबा को शेर याद कराया जाता है और शेर सुने जाते हैं। इससे क्या होगा, बच्चों में उसका शौक़ जागेगा, बच्चों को शायरी की तरफ इंटरेस्ट बढ़ेगा। ये इस्तेहसान शेर के लिए क्या है, मुफीद है। यही इसका सही जवाब है, जवाब नंबर 77 का डी। तरबियती तदरीस के दायरे कार में कौन सी एक बात नहीं होती? तरबियती तदरीस के दायरे में कौन सी बात नहीं होती है? तमसीली तदरीस के दौरान खुद पैमाई का, खुद एहतसाबी का मौका मिलता है। तमसीली तदरीस के दौरान खुद एतमादी का और खुद एहतसाबी का मौका मिलता है, ठीक है, मान लेते हैं। मुअल्लिम और तरबियत कारों के दरमियान सेहतमंद ताउन कायम होता है, मान लेते हैं। इसका मसनूई माहौल कभी कभी गैर संजीदा हो जाता है, ये मानने वाली बात नहीं है। खौफ और हिचकिचाहट दूर करके खुद एतमादी पैदा होती है, ये भी मान ली जाती है। एक ही बात जो नहीं मानी जाती वो है सी। कौन सी है? सी। तरबियती तदरीस, तरबियत किसे कहते हैं? किसी की तरबियत करना, किसी को सिखाना, किसी की इस्लाह करना, किसी बच्चे को शैक्षिक स्तर पर उसमें तरबियत करना, उसकी अच्छी नशोनुमा करना, यही तरबियती तदरीस कहलाती है, अच्छा शिक्षण कहलाता है। तो जब हम बच्चे की तरबियत कर रहे हैं, कुछ सिखा रहे हैं, उसको दुनिया और समाज से जोड़ रहे हैं, तो ये बातें क्या होंगी, कौन सी बात है? तो इसका मसनूई माहौल कभी कभी गैर संजीदा हो जाता है। नहीं, ये गैर संजीदा ही बना रहता है, बच्चों को जोड़ने के लिए संजीदा बना रहना पड़ता है। ये बात इसमें एंटर नहीं की जाती है, बाकी सभी बातें क्या है, सही है। तो सी क्या है, इसका करेक्ट आंसर है। तश्कीली जांच के हवाले से गलत बात की निशानदही कीजिए। तश्कील बना है शक्ल से, तश्कील बना है शक्ल से। तश्कीली जांच के हवाले से गलत बात कौन सी है, आइए पता लगाते हैं। आमोजिशी अमल में इस्लाह के लिए बार बार मौक़े फराहम करती है। तलबा के लिए मुतहर्रिक का काम करती है। तलबा और असातिज़ा को मुस्तकिल इर्तिका की तरफ गामज़न करती है। ये दर्स व तदरीस के अमल को गैर मुअस्सर बनाती है। हमें क्या करना है, इसमें गलत बात ढूंढनी है। क्या करनी है, जब हम बच्चों की तश्कीली जांच कर रहे हैं, जब बच्चों का मूल्यांकन कर रहे हैं, तो क्या होगा, आमोजिशी अमल में इस्लाह के लिए बार बार मौक़े फराहम करती है। बच्चों के अधिगम को बार बार बढ़ाती है, बार बार मौका देती है, बार बार जांच की जाती है, और बार बार जांच से पता लगता है कि बच्चों में ये कमी है, उस कमी का बार बार सुधार होता है। तलबा के लिए मुतहर्रिक का काम करती है। मुतहर्रिक बनाए हरकत करने से, मुताबिक बनाए हरकत करने से बार बार बच्चों को नए नए एडवेंचर होते हैं, बार बार चेक करने से बार बार उनकी कमियों की जांच होती है,
बार बार कमी पता लगती है, बार बार नई नई चीज़ें उनके सामने आती है और हर बार बच्चा नई चीज़ें सीखता जाता है और किसी भी तरह उसका अधिगम, उसके पढ़ने का तरीका, उसका शिक्षण, उसकी तदरीस बेहतर होती जाती है। तलबा और असातिज़ा को मुस्तकिल इर्तिका की तरफ गामज़न करती है। इर्तिका कहते हैं विकास को, मुस्तकिल कहते हैं परमानेंट यानी लगातार को। अगर बच्चों की जांच की जाएगी तो क्या होगा, धीरे धीरे बच्चे क्या होंगे, विकास की तरफ बढ़ते जाएंगे, बच्चों का इर्तिका होता जाएगा। ज़ाहिर सी बात है, हमने एक बच्चे को पढ़ाया, फिर उसका टेस्ट लिया तो पता लगेगा कि हाँ टेस्ट में बच्चे की ये कमी आई है, तो पता लगेगा बच्चों को चीज़ समझ में नहीं आई, हम उस चीज़ को दोबारा नई तरीके से पढ़ाएंगे, नई तरीके से एक्सपेरिमेंट करेंगे, फिर हम देखेंगे बच्चे का, फिर टेस्ट लेंगे, फिर पता लगेगा हाँ बच्चे ने कितना सीखा है, पता लगेगा बच्चे ने इस बार कुछ ज़्यादा सीखा है, बस इसमें ये कमियाँ रह गई। हम बच्चे की फिर जांच लेंगे, फिर टेस्ट लेंगे, फिर उसमें नया सुधार करने की कोशिश करेंगे, तो धीरे धीरे क्या होगा, एक दिन ऐसा होगा बच्चा बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। तो ये क्या होगा, विकास की तरफ जाने की प्रक्रिया है। तो सही है, बिल्कुल मूल्यांकन करने से, जांच करने से, टेस्ट लेने से बच्चा आगे बढ़ता है, ये बात भी सही है। ये दर्स व तदरीस के अमल को गैर मुअस्सर बनाती है, नहीं, ये बात बिल्कुल गलत है। टेस्ट लेना, परीक्षा लेना, बच्चों की मूल्यांकन करना क्या होता है, बच्चों के लिए गैर मुअस्सर कर देती है, नहीं बल्कि असरदार साबित होती है। टेस्ट लेने से पता लगता है, परीक्षा लेने से पता लगता है कि बच्चे ने कितना सीखा है और उसको क्या चीज़ सीखना बाकी है और किस तरह सिखाया जाना चाहिए, ये सब बातें पता लगती है। ये विकास की सतत प्रक्रिया है, बल्कि गैर मुअस्सर चीज़ नहीं है, असरदार चीज़ है, हमेशा असर छोड़ती है। सही जवाब क्या होगा दोस्तों, डी इज़ द करेक्ट आंसर। सवाल नंबर 80, तलबा में गुफ्तगू की महारत में नुक्स या कतई और मारूज़ी तौर पर मुताले की बंद अंदाज हो, इसलिए ज़रूरी है। तलबा में गुफ्तगू की महारत, बातचीत का अच्छा तरीका हो, नुक्स का कतई मारूज़ी तौर पर मुताले के बाद अंदाज़ा हुआ, इसके लिए ज़रूरी है कि बच्चे में क्या हुआ, कुछ पता लगा उसकी बातचीत के दौरान, उसमें नुक्स पता लगा, उसमें कोई कमी नज़र आई, तो क्या करना चाहिए, आगे देखिए। मुशाहिदा, तजुर्बा और गैर रस्मी गुफ्तगू ही सिर्फ तहकीक की बुनियाद नहीं होते। दूसरा है उस्ताद का तरीक़ा तदरीस भी गैर मुअस्सर और दिलचस्प होता है। तलबा का गैर यकसा समाजी और तालीमी पस मंज़र, और डी में है तलबा के वालिदैन का इंटरव्यू और असातिज़ा के लिए भी सवालनामा। यही इसका क्या है दोस्तों, सही जवाब है। यानी बच्चे की बात करने के ढंग में, उससे सवाल पूछने के ढंग में क्या पाया गया, नुक्स पाया गया, और जब उसका एडमिशन करना है तो क्या होगा। तरीका यही है कि तलबा के वालिदैन का इंटरव्यू लिया जाए और असातिज़ा के लिए भी क्या एक सवालनामा दिया जाए, जिससे पता लगे कि बच्चे में कितनी एबिलिटी है। सही जवाब क्या होगा दोस्तों, डी होगा। सवाल नंबर 81, उर्दू किस लिसानी ख़ानदान से ताल्लुक़ रखती है। लिसान, लिसानी बना है लिसान से, लिसान का मतलब होता है ज़बान। लिसान का मतलब क्या होता है दोस्तों, ज़बान, एक ही बात है, लिसान और ज़बान, ठीक है। तो उर्दू कौन से ज़बानी ख़ानदान से आई है, अरबी से, हिंद आर्यई से, प्राकृत से या ईरानी से। बहुत आसान सवाल है। उर्दू का इतिहास का टॉपिक शायद मैं नहीं पढ़ाया है अभी तक आपको, इसके लिए अलग से टॉपिक बनाएंगे। उर्दू आई है दोस्तों हिंद आर्यई ख़ानदान से, हिंद आर्यई ख़ानदान से उर्दू निकली है। कैसे निकली है, इसके लिए आप क्या करें, प्लेलिस्ट में जाइए और एक ग्रामर का टॉपिक है, उसमें उर्दू का इतिहास पूरा बयान किया गया है, वो देख लीजिए, आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होगा। सवाल नंबर 82, खड़ी बोली का ताल्लुक़ किस इलाके से है, दिल्ली से, बिहार से, मगरबी यूपी से या हैदराबाद से। सही जवाब है दोस्तों सी, मगरबी यूपी से खड़ी बोली का क्या है, ताल्लुक़ है। और ये चीज़ आपको उर्दू का इतिहास, उर्दू की तारीख़ से ही पता लगेगा, उसका वीडियो अलग से बना हुआ है। उर्दू में पहेलियाँ किस से मंसूब की जाती है, किसने सबसे पहले उर्दू में पहेलियाँ लिखना शुरू किया था। अमीर मिनई से, अमीर खुसरो से, मीर अमन से या मीर तक़ी मीर है। मीर तक़ी मीर नहीं है, गज़लकार हैं। मीर अमन नहीं है, उन्होंने बागो बहार लिखी थी। अमीर मिनई नहीं है, ये भी गज़ल को हैं। लफ्ज़ क्या बचता है दोस्तों, अमीर खुसरो। ये सबसे पहले इन्होंने उर्दू में क्या लिखी थी, पहेलियाँ शुरू की थी, यही बात मानी जाती है। अगला सवाल देखिए दोस्तों, सवाल नंबर 84,
शायरुल अजम किसकी तसनीफ़ है? हाली की, सैयद सुलेमान नदवी की, मौलवी नज़ीर अहमद की या शुबली नुअमानी की? सही जवाब है दोस्तों डी, शुबली नुअमानी का पूरा नाम है। इन्होंने लिखी थी शायरुल अजम। शायरुल अजम। सवाल नंबर 85, खामियों को नज़रअंदाज करके सिर्फ मुहासिन को शदो मद के साथ किस तनक़ीद में इख्तियार किया जाता है? तासुराती तनक़ीद, मार्क्सी तनक़ीद, तारीख़ी तनक़ीद या समाजी तनक़ीद? इसका जब जवाब आया था, इसकी जो आंसर की आई थी, उसमें ए और सी दोनों को ही राइट माना गया था। तासुराती तनक़ीद भी जवाब सही है और समाजी जवाब भी क्या है इसका? सही है। तो जिन्होंने ए आंसर दिया है वो भी सही थे, जिन्होंने सी दिया था वो भी सही है, लेकिन जिन्होंने बी और डी दिया था उन दोनों का क्या हो गया? गलत हो गया। उनको कोई बोनस अंक नहीं दिया गया। सवाल नंबर 86, इब्तदाई तालीम मादरी ज़बान में होनी चाहिए, ज़रूरी है क्योंकि? इब्तदाई शुरुआती तालीम, बच्चा जब स्टार्टिंग स्कूल जा रहा है सबसे पहले मादरी ज़बान, उसकी लोकल लैंग्वेज, उसकी मातृभाषा में स्टार्ट की जानी चाहिए, मादरी ज़बान में स्टार्ट की जानी चाहिए, शुरुआत की जानी चाहिए। क्यों? वजह देखिए, मादरी वतन की इज़्ज़त में इजाफ़ा होता है, ऐसा कुछ नहीं है। पढ़े ज्ञान से कोई लेना नहीं है। रोज़गार में सहूलियत होती है, नहीं है। असातिज़ा को पढ़ने में आसानी होती है, हाँ बात तो ठीक है। और तलबा को निसाब समझने में आसानी होती है, यही इसका क्या है? परफेक्ट जवाब है। असातिज़ा को पढ़ने में आसानी होती है, सिर्फ आसानी के लिए स्कूल खोल के नहीं बैठे, बल्कि मुश्किल चीज़ों को भी सिखाना काम है उनका। अगर ज़िंदगी भर आसानी पढ़े रहेंगे तो मुश्किल चीज़ें सीख नहीं पाएंगे। तो मादरी ज़बान में शुरुआत करने का वजह क्या है? सिर्फ ये वजह है ताकि तलबा निसाब को समझे, उसके सिलेबस को समझे कि क्या चीज़ उसे पढ़नी है, और धीरे धीरे मादरी ज़बान से स्टार्ट करके दूसरी ज़बानों को सिखाई जाएंगी, तभी जाकर वो आगे बहुत कुछ सीखता जाएगा। इसलिए सही जवाब क्या होगा दोस्तों? डी इसका सही जवाब होगा। सवाल नंबर 87, दौरान तदरीस माउन नहीं है। माउन यानी सहायक। माउन यानी क्या होता है दोस्तों? सहायक। तदरीस के टाइम में सहायक नहीं है। क्या नहीं है? सवालात और जवाबात और बयानात। क्या ये हेल्पफुल नहीं है? बिल्कुल हेल्पफुल तो हैं। सवालात जवाब से बच्चों को हेल्प मिलती है, ये जानने में, ये समझने में कि वो कितनी चीज़ जान पाए हैं, समझ पाए हैं। तालीमी ताश, इंटरनेट और टीवी से फ़ायदा होता है, बिल्कुल होता है, इनसे भी कुछ ना कुछ चीज़ बच्चा सीखता ही है। नक्शे, तस्वीर और चार्ट से, बिल्कुल ये भी पढ़ाई में अहम है। म्यूज़ियम और खेल का मैदान, ये इतना ज़रूरी नहीं है। खेल का मैदान ज़रूरी नहीं है, बच्चों को सब कुछ सीखने को नहीं मिलता है। तो डी क्या होगा दोस्तों? इसका सही आंसर होगा। सवाल नंबर 88, आवाम और ख़वास में मकबूल उर्दू लिखने के लिए कौन सा ख़त इस्तेमाल होता है? आप डायरेक्टली ये भी पूछ सकते थे कि उर्दू का रस्मुल ख़त कौन सा है, लेकिन बात को घुमा फिरा कर पेश किया है आपके सामने। ख़त नस्ताली, ख़त नस्ख, ख़त दीवानी, ख़त कूफ़ी। ख़त कूफ़ी नहीं है, दीवानी नहीं है, नस्ख अरबी का है। ख़त नस्ताली यही उर्दू का क्या है? रस्मुल ख़त है, और यही इसका क्या है? आंसर है। ठीक है, बात को घुमा फिरा के पूछा है, और बात वही है, उर्दू के रस्मुल ख़त के बारे में यहाँ पर पूछा गया है। सही आंसर है ए। ज़ेर, ज़बर, पेश, तशदीद और जज़म के इस्तेमाल को किस दायरे में लिया जाता है? मुसव्वते, एराब, मसम्मते या साबिक़ लाहिक़? सही जवाब है दोस्तों बी, एराब। सही जवाब क्या है? एराब। क्या कहते हैं? एराब। मैंने आपको बताया था एराब और एराब में फ़र्क बताया था। सही लफ्ज़ क्या है? ई, अ, रा और ब। एराब सही लफ्ज़ है। ठीक है, सही जवाब क्या है? बी। मुसव्वते किसको कहते हैं? स्वर को। कैसे कहते हैं स्वर को? उर्दू में कितने मुसव्वते हैं? 3, अलीफ, वाव और या। ये मुसव्वत, ये मुसव्वत। मुसव्वत नहीं, एक मुसव्वत था, एक मसम्मत था। ठीक है, एक मुसव्वत था, एक मसम्मत था। मसम्मत कहते हैं व्यंजन को। अलीफ वाव ये के अलावा जितने भी लफ्ज़ है बाकी सब क्या है? मसम्मत हैं।
साबिक़ा लाहिक़ कहते हैं उपसर्ग और प्रत्यय को। इसलिए सही जवाब क्या है दोस्तों? एराब। एराब में हम पढ़ते हैं ज़बर ज़ेर पेश तज़दीद वगैरह के बारे में हम पढ़ते हैं। आइए अब देखते हैं हमारा आज का आखिरी सवाल, सवाल नंबर 90। जिसके दोनों मिसरे हम काफ़ियाँ हों ऐसी नज़्म को क्या कहते हैं? जिसके दोनों मिसरे क्या हों, हम काफ़ियाँ हों, ऐसी नज़्म को क्या कहते हैं? रुबाई कहते हैं? नहीं कहते हैं। रुबाई में 4 मिसरे होते हैं, 3 मिसरे हम काफ़िया हम रदीफ़ हो सकते हैं और पहला, दूसरा, चौथा और तीसरा नहीं होता है। मर्सिया कहते हैं? मर्सिया तो मुसद्दस फॉर्म में लिखी जाती है, मुखम्मस फॉर्म में लिखे जाते हैं, तो ये इसमें 5 और 6 मिसरे होते हैं। इसका पैटर्न भी अलग है। कसीदा हो सकता है, पर कसीदा भी 6 और 5 वही मुसद्दस और मुखम्मस फॉर्म में लिखे जाते हैं। मुसद्दस फॉर्म में ज़्यादा लिखे गए हैं। मर्सिया भी मुसद्दस फॉर्म में ज़्यादा लिखे गए हैं। बचता क्या है दोस्तों? मसनवी। क्या है? मसनवी। मसनवी किस तरह लिखी जाती है? 2-2 शेर में लिखी जाती है, यानी समझ लीजिए 2-2 मिसरों में लिखी जाती है और हर शेर के अंदर अगला शेर उससे क्या होता है? अलग हो जाता है, उसका रदीफ़ काफ़िया क्या हो जाता है? अलग हो जाता है। तो मसनवी का ये क्या होता है? पैटर्न होता है, एक फॉर्म होता है, उसी को क्या बोलेंगे? इसका सही जवाब क्या मानेंगे दोस्तों? डी मानेंगे, मसनवी। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको ये पेपर सॉल्यूशन समझ में आया होगा। कितने जवाब आपके सही हुए हैं प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और किस चीज़ की आपको और ज़्यादा डिमांड है और किन चीज़ों की आपको ज़्यादा ज़रूरत है, आपके इम्तहान बेहतर जाएँ इसके लिए क्या कोशिश की जाए। इंशाल्लाह मैं उसके लिए स्पेशल वीडियो बनाऊँगा आप सभी के लिए। मैं मिलता हूँ आपको एक नेक्स्ट पेपर के साथ, शानदार वीडियो के साथ। तब तक खुश रहिए, आबाद रहिए। खुदा हाफ़िज़।